बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो अल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में था। फिर हमने अल्कोहल्स के बारे में, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है वो है। इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन, इंट्रो, इसके रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन और इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, उसमें हमने ये कहा कि जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं, और फिर जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड का उसने जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि कार्बोनाइल सी डबल, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच और साथ में अल्काइल है। तो ये जो है हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। यहाँ पे उसने जो है इसको मतलब के शेप में दिखाया हुआ है कि जो कार्बन है उसको ब्लैक में, जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसको रेड में किया हुआ है, और जो हाइड्रोजन है उसको वाइट में, और अल्काइल को जो है वो ग्रीन में उसने किया हुआ है। नेक्स्ट आर कार्बोक्सिलिक एसिड। आ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स आ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इटसेल्फ मेड अप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप है और साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, जिसका जनरल फार्मूला भी उसने दिखाया हुआ है कि RCOOH। ये इसका जो है वो जनरल फार्मूला है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। फिर जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। दोनों जो फंक्शन को मिलके जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन में ये जो एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती हैं। अब एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक वो होते हैं कि जो हमारे पास चेन में होते हैं या ब्रांच में होते हैं, यानी कि ओपन चेन में होते हैं या वो ब्रांच में होते हैं, वो एलिफेटिक होते हैं। यानी कि वो क्लोज्ड नहीं होते। और एरोमेटिक वो होते हैं जो कि क्लोज्ड होते हैं, यानी कि जो बेंजीन रिंग है वो हमारे पास क्लोज्ड होती है, दूसरे ने एरोमेटिक का। जब जो कार्बोनाइल ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है दोनों मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, दोनों को आपस में मिला के कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, और साथ में हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाएगी तो उसे हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और जब हमारे पास वैसे ही कोई अल्काइल चेन आ जाती है, 1 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली या 5 कार्बन वाली आ जाती है, तो उसे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इट कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज मोनो, ड्राई। मोनो वाले जो होते हैं वो 1 होते हैं, डाई वाले 2 होते हैं, और ट्राई वाले 3 होते हैं, पॉली वाले बहुत से होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नेक्स्ट जो है ना वो इसका नोमेनक्लेचर है। जो नोमेनक्लेचर में फॉर यूपीएक नेम दीज एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम द For European name, these acids are derived from the name of alkanes containing the same number of carbon atom as the acid, but the ending E of the alkane name is replaced with the suffix ioic, यानी कि IOC। ये जो हमारे पास होता है IOC, ये जो है इसका लास्ट, जैसे कि अल्कोहल में जो था वो था हमारे पास डाइओल, यानी कि ओल, उसमें हमने अल्केन जो था एन को एन को जो है वो ओल में कर लिया था। इसमें हमने जो है उसको जो है मतलब IOC, यानी कि इसका जो मतलब बोनिक एसिड है ना, बोनिक यानी कि ओइक एसिड, इसको ओइक एसिड में सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मीथेन को मेथनोइक एसिड में, प्रोपेन को प्रोपनोइक एसिड में,
और कॉमन नेम इसका जो होता है, इट इज़ नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच इट वाज आइसोलेटेड। ब्यूटायरिक एसिड जो है वो ब्यूटायरम मीन्स बटर। अब जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, उसमें जो है वो ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। और जो हमारे पास आंट होती है, यानी कि जो चूंटी होती है, फॉर्मिका जो होती है, ये जो है फॉर्मिक एसिड को बनाती है। बटर जो होता है वो ब्यूटायरिक एसिड, और जो आंट होती है ये जो है फॉर्मिक एसिड को बनाती है। और इसमें जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो IOC, ओइक, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में अल्कोहल में ओल को यूज़ किया गया था और अल्डिहाइड में एल को। इसी तरह जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आर, ये अब उसने दिखाया हुआ है, इसका जो है वो फार्मूला कार्बोक्सिलिक RCOOH। तो अगर हम लोग अगर पीछे जाएं तो ना, इसके जो नोमेनक्लेचर उसमें उसने कहा है कि जो हमारे पास अल्कीन है ना, उसको जो है वो अल्कीन जो होती है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली होती है, उसको जो है वो मीथेन को मिथानोइक एसिड में और प्रोपेन को प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और ब्यूटायरिक एसिड को ब्यूटायरम में, जिसे बटर कहते हैं, और फॉर्मिक एसिड को जो है वो फॉर्मा में। आंट में जो होता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और ब्यूटायरिक एसिड जो होता है वो बटर में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, अभी मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल शुरू में बताया कि जो हमारे पास हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, उसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप को जब हम मिलाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं वो जब सिमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि जब बिल्कुल एक साथ होते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसकी रिडक्शन भी होती है। ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन होती है तो रिडक्शन नहीं होती, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल साथ साथ होती हैं, एक टाइम पे ही होती है। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसकी रिडक्शन भी होती है, जिसकी रिडक्शन होती है उसकी ऑक्सीडेशन भी होती है। इसे हम बोलते हैं ये जो मिल्क है ना, इसको हम रिडोक्स रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू देयर कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब अल्कोहल जो होती है वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी, तो वहाँ पे हम लोग जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 के पोटेशियम क्रोमेट आ सकते हैं, पोटेशियम मैग्नेट आ सकते हैं। और जहाँ पर हम लोगों ने जो है वो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग बिल्कुल वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की क्लीवेज से जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कीन्स व्हेन हीटेड विद KMnO4 आर क्लीव्ड एट द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास अल्कीन है, यहाँ पे आप देख सकें ये जो है वो 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये प्रोपीन है। प्रोपीन की जब ऑक्सीडेशन होती है KMnO4 के साथ, जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। यानी कि वो कह रहा है कि क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। एल्कीन्स की ब्रेक डाउन से जो है हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। इसी तरह जब हम यहाँ से इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तब भी हमारे पास एसिटिक एसिड और साथ में एसीटोन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमाइड इज़ यूज। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2CrO4 होता है। और ये जो होता है ना, ये हमारे पास जब डायरेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ पे हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग को देखना है। वही इसने कहा कि अल्कीन्स की क्लीवेज करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो साथ में हमारे पास मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती है वो सिमल्टेनियसली होती है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। एक रिएक्शन जब होता है तो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिडक्शन भी हो रही होती है और इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी जो है वो कलर देखते हैं कि कलर क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या इफेक्ट होता है, इसका टेम्परेचर वगैरह हम देखते हैं। तो देखते हैं हमें इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इसने क्या है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो स्मेल है वो सबसे पहले इसने कहा है फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड, जो पहले 3 एलिफेटिक एसिड होते हैं आर कलरलेस। जो पहले 3 एलिफेटिक एसिड होते हैं यानी कि जो हमारे पास एक कार्बन वाला होता है, 2 कार्बन वाला होता है, जैसे कि हमारे पास मेथनोइक एसिड है और प्रोपानोइक एसिड है। प्रोपानोइक एसिड जो ये जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ये जो है इनका कोई रंग नहीं होता और इनकी जो है स्मेल होती है वो पंजेंट सी होती है, चुभने वाली जो स्मेल होती है वो होती है इनकी। द नेक्स्ट 3 एसिड्स आर कलरलेस एंड हैज़ अनप्लीजेंट स्मेल। जो दूसरे अगले 3 जो एसिड्स होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं और उनकी जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल नाखुशगवार होती है। और जो सोलोबिलिटी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोलोबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलोबल होते हैं। दे आर आल्सो सोलोबल इन वाटर, ये पानी में भी सोलोबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एज मैस इंक्रीजेज द सोलोबिलिटी डिक्रीजेज। जैसा कि मैस जब इंक्रीज होता है तो सोलोबिलिटी जो होती है वो डिक्रीजेज होना शुरू हो जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में भी सोल्यूबल हो सकते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल हो सकते हैं। कोई भी सॉल्वेंट होता है उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्वेंट हो जाते हैं और जैसे जैसे इसका मैस इंक्रीज होता है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीजेज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि उसने पिक्चर में दिखाया हुआ है, उसने जो है टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर ऊपर जो होता है वो सोल्यूबल हो जाता है, नीचे जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइडली सोल्यूबल होता है, नीचे जो होता है इन स्लाइडली सोल्यूबल है, ये उसने दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट जो 3 एलिफेटिक का एसिड्स होते हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है, जो बाकी 3 एसिड होते हैं उनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और ये जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में भी सोल्यूबल हो सकते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर की होती है। और उसके बाद जो हमारे पास होती है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल हो सकते हैं। और जैसे जैसे हम मैस को इंक्रीज़ करते हैं सोल्युबिलिटी भी जो होती है, सोल्युबिलिटी जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि जितना कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग अगर ब्यूटानोइक एसिड लेते हैं या जितनी भी कार्बन चेंज हम जब लंबी करते जाते हैं ना तो वो वाटर में सोल्युबल नहीं होती, क्योंकि उसका जो होता है वो मैस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो वो सोल्युबिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। जैसे कि उसने पिक्चर में शो किया हुआ है कि फर्स्ट में वो सोल्युबल हो रहा है, फिर वो जो है थोड़ा सा सोल्युबल है, लास्ट पे वो जो है वो सोल्युबल नहीं हो रहा है, इनसोल्युबल है। नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट इज हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इंक्रीजेज एज साइज इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारे पास कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इंक्रीज होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसने ना ये एक बॉक्स बनाया, उसमें उसने नेम फार्मूला और मेल्टिंग पॉइंट इसको बताया कि कितना होता है। सिर्फ आपने ये याद नहीं करना, आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि सबसे पहले जो है वो टेट्राडिकानोइक एसिड है, फिर हेक्साडिकानोइक एसिड, जो डिका होता है ना उसमें 10 कार्बन होती है, फिर ऑक्टाडिकानोइक एसिड है, फिर इकोसानोइक एसिड है और डोकोसानोइक एसिड है। मतलब कि ये हैवी चेन ऑफ कार्बन है, तो इन सब का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे कार्बन जो है वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें जो हैवी कार्बन है, डिका मतलब होता है 10 और टेट्रा 4, तो यहाँ पे कितने टोटल कार्बन होगी, 14 कार्बन होंगी। और यहाँ पे मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है। और इसको जो है जो टेट्राडिकानोइक एसिड इसको मैरिस्टिक एसिड भी कहते हैं, हेक्साडिकानोइक एसिड को पालमेटिक एसिड कहते हैं, ऑक्टाडिकानोइक एसिड को स्यूरिक एसिड कहते हैं और इकोसानोइक एसिड को एराक्टिक एसिड कहते हैं। और
डोकोसानोइक एसिड को बिहीनिक एसिड भी हम कहते हैं, ये इसका जो है सिनोनिम। ये तमाम एसिड जो होते हैं हमारी मुख्तलिफ चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बटर में ब्यूटायरिक एसिड होता है और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चूंटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इरेगुलरली विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मैस। बेतरतीबी के साथ जब मोलिकुलर मैस इंक्रीज होता है तब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर कंटेनिंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसने कहा है कि जो हमारे पास लोअर कार्बन है ना, जैसे कि प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। ब्यूटानोइक एसिड का कम होगा प्रोपानोइक एसिड से, और पेंटानोइक एसिड से इससे भी कम होगा। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर जो होती है उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि ब्यूटानोइक एसिड में 4 कार्बन प्रेजेंट होती हैं और 10 जो है इसमें हाइड्रोजन होती है। तो ये क्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले जो है एसिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज ज़्यादा होता है, और जो दूसरे होते हैं ओड नंबर वाले उनका जो होता है वो लो होता है। जैसे कि ब्यूटानोइक एसिड जो है वो इवन नंबर है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -6 सेंटीग्रेड होता है, और जो दूसरे हैं उनका जो होता है वो लोअर होता है। तो जैसे जैसे तो इवन नंबर वाले जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, जो और नंबर वाले होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है। तो ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो हमने 3 रिएक्शंस को डिस्कस करना है। रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, और ऐसे रिएक्शन जिनमें हाइड्रोक्सल एटम ऑफ कार्बन जिसमें हाइड्रोक्सल एटम जो है वो इन्वॉल्व होगा, और ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। रिएक्शंस विद बेसिस के साथ जो रिएक्शन होता है ना वो देखते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में जो है इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप है। मतलब कि रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम कार्बोनाइल का मतलब ये कि सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज़ होना है। यहाँ पे आप देखें RCOOH है ना, RCOO यहाँ से H और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बेस जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीज़ होगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट हमारे पास बन जाएगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होगा, और हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, और वो जो है वो वाटर के साथ जो है यहाँ से जो है यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो H2 यहाँ से होगा और वो यहाँ से होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस रिलीज़ होती है यहाँ से हमारे पास। और कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तब भी यहाँ से हाइड्रोजन एक रिलीज़ होगी, और यहाँ से हमारे पास OH होगा, सोडियम एसीटेट बनता है और वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी वो भी रिलीज़ होती है यहाँ से। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और रिएक्शन इनका जो रिएक्शन होता है वो मेटल्स के साथ भी होता है। जब 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्ट करते हैं 2 जो सोडियम मेटल के साथ, तो उससे हमारे पास जो होता है सोडियम एसीटेट बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है H2 की फॉर्म में। हाँ, इसका रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ना, जो हमारे पास RCOOH होगा, वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होना है और वाटर को बनाना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोक्सल एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ था, अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप ने रिलीज़ होना है। तो रिएक्शन विद द PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को हम कहते हैं थायोनाइल।
SO को हम थायोनाइल कहते हैं। एसिटिक एसिड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड का PCl 5% करते हैं, तो एसिटिक एसिड में से CH3CO वैसे रह जाएगा। OH जो होता है वो मिल जाएगा। OH यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। OH जब यहाँ से रिलीज़ होगा तो Cl यहाँ पे आके जो है वो क्या बना देगा, Cl जो है हमारे पास बना देगा हैलाइड, एसिटाइल हैलाइड बन जाएगा और POCl3 बनेगा और HCl जो होता है वो भी रिलीज़ होगा। नीचे जो है नीचे भी OH यहाँ से चला जाएगा, Cl आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास एसिटाइल हैलाइड बनेगा और SO2 जो गैस रिलीज़ होगी साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में अगर हम देखें तो इसमें व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid, ester is formed known as esterification। जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, वाटर रिलीज़ होता है और जो हमारे पास OH है ना, OH की जगह R आ जाता है और वो हमारे पास क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है, जिसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। नीचे उसने दिखाया भी हुआ इस रिएक्शन को, OH और H वाटर रिलीज होता है और R जो होता है ना वो OH की जगह ले लेता है, जो हमारे पास ईस्टर बन जाता है, जिसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ से OH रिलीज़ होता है, वाटर बनता है और OR जो अल्कोक्साइड हमारे पास रह जाता है वो इसके वो RC जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ आके जो है वो अटैच हो जाता है, उसकी जगह ले लेता है OH की और वो ईस्टर बन जाता है हमारे पास, जिसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोक्सिल एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे एसिटिक एसिड है C हमने COOH को देखना है, कार्बोक्सिल ग्रुप को हमने देखना है। अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो जो है ना ये हमारे पास H जो होता है अमोनिया H के साथ मिल जाएगा और वो अमोनियम बन जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा अमोनियम एसीटेट। फिर अमोनियम एसीटेट जो होता है वो वाटर रिलीज़ हो जाता है, यहाँ से जो है हमने वाटर को रिलीज़ करना है, यानी कि जो NH4 है यहाँ से H2 जाएगा और जो हमारे पास O ऊपर है वहाँ से हमारे पास जो है CH3COONH4 है ना, H2 यहाँ से जाएगा, O यहाँ से जाएगा, वाटर हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो है वो ये अमाइड ग्रुप बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, अमाइड ग्रुप COONH2, ये हमारे पास अमाइड ग्रुप बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड के यहाँ पे क्या मतलब है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से OH जाता है, एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वहाँ से हमारे पास OH जाता है, दूसरे से हमारे पास हाइड्रोजन जाता है, जो वाटर रहता है वो रिलीज़ हो जाता है, बाकी जो हमारे पास रहता है वो एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। O जो होता है उसके सेंटर में आ जाता है, O सेंटर में आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट जो होता है वो रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। एसिटिक एसिड होता है वो 4 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, तो हमारे पास ये 2 इधर ही आ जाते हैं, यहाँ से O एक रिलीज़ हो जाता है, ये जो है ये हमारे पास एथेनॉल में बन जाता है और ये वाटर रिलीज़ हो जाता है। कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, फास्फोरस की मौजूदगी में, तो हमारे पास अल्केन बनती है और साथ में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेजेस, क्रायोन्स एंड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक वगैरह में जो होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है। हाई फैटी एसिड आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स,
जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और ओलिक एसिड, ये जो हमने पढ़ा है, ये जो फैटी एसिड होते हैं ये सोप यानी कि साबुन को प्रिपेयर करने में, साबुन की तैयारी में जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं। और वो ड्रग्स की प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन में यूज़ किए जाते हैं और रबर में यूज़ किए जाते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ, परफ्यूम्स और रायोन, परफ्यूम्स में, स्टफ़ में और रायोन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।